हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ सॉल्यूशन। ये 12th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर है। इसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपन दे चुके हैं, जिनमें हम जनरल इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम बात कर चुके थे। आज हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशंस, आज हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। देखो बच्चों, तो सॉल्युबिलिटी पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे सॉल्युबिलिटी होती क्या है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन द डेफिनेट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। इसे हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले तीन आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? देखिए, नंबर 1 फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नंबर 2 फैक्टर, टेम्परेचर, एंड थर्ड इज द प्रेशर। यानी कि इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम चेंज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी हमारी चेंज हो सकती है। क्लियर? अब हम देखो सॉल्युबिलिटी हम लेते हैं, नंबर 1 लेते हैं, कौन सी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखिए क्या मतलब हुआ इसमें? सॉल्यूट क्या ले रहे हैं? गैस ले रहे हैं। किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? या हम गैस को लेने से पहले हम पहले सॉलिड को ले लेते हैं। देखो सॉलिड की बात कर लेते हैं, गैस का अपन बाद में लेते हैं पहले, तो गैस इजीली समझ में आ जाएगी आपको। पहले सॉलिड की बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड, इसका क्या मतलब है? सॉल्यूट क्या लिया हमने? सॉलिड लिया, और सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं? लिक्विड। तो टाइप ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं ये वाली बात। तो ठीक है, अब इसकी सॉल्युबिलिटी पे ये जो तीनों फैक्टर्स हैं कैसे इफेक्ट होते हैं? जैसे फर्स्ट फैक्टर हमने कहा नेचर ऑफ द सॉलिड एंड सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हर कोई सॉलिड या कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे शुगर ले लें, शुगर वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर उसको हमने बेंजीन में डिसॉल्व किया तो नहीं होगी। इसी तरह से अगर हमने नैफ्थलीन ले ली, नैफ्थलीन क्या होगी? बेंजीन में इजीली डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ? पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी कि इसको एक लाइन में हम कह सकते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब अपने जैसे ही सॉल्यूट अपने जैसे ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे लाइक डिसॉल्व लाइक। क्लियर ये बात? इसी में देखिए एक चीज़ और हम समझते हैं कि जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन कैसे बन रहा है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, जिससे बना सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन के बनने का प्रोसेस है इसे हम कहते हैं डिसॉल्यूशन। ठीक है? सॉल्यूशन जब बनता है तो क्या होता है, उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं और वापस क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों, ये क्रिस्टलाइजेशन और डिसॉल्यूशन क्या होता रहता है? एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है, दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं। ठीक है? एट द टाइम ऑफ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा? द रेट ऑफ द डिसॉल्यूशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है? उस टाइम हम क्या कहेंगे? इसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक बात और, एट द टाइम ऑफ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, the maximum amount of the solute dissolve in the particular या definite amount of the solvent।
वो जो सॉल्यूशन है उसका नाम देते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिज़ोल्व होता है। इससे ज़्यादा सोल्यूट हम डिज़ोल्व इसमें नहीं कर सकते हैं। ऐसा सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर यहाँ तक बात? बढ़े आगे अब। चलिए अब हम आगे बात करते हैं टेम्परेचर की। ये तो कौन सी बात हो गई थी हमारी? नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसको तो हटा दें अपन, इसको रब कर देते हैं। देखिए टेम्परेचर में आपने 11वीं क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा ली शैटेली का प्रिंसिपल। ली शैटेली के प्रिंसिपल में क्या होता है? इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। आपको ध्यान होगा थोड़ा सा भी, तो वही बात हम यहाँ कह रहे हैं कि डिसोल्यूशन का प्रोसेस अगर हमारा एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इस जिसमें इवॉल्व हो रही है। जब हीट ऑलरेडी इवॉल्व हो रही है किस प्रोसेस में? डिसोल्यूशन के प्रोसेस में। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा? सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी हीट इवॉल्व हो चुकी है उसमें। ठीक है। अगर मेरा एंडोथर्मिक प्रोसेस है डिसोल्यूशन का तो क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर ये बात? ठीक है, दोनों इफेक्ट हो गए। थर्ड इफेक्ट किसका है? प्रेशर का इफेक्ट। सॉलिड के केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट होता नहीं है, बहुत माइनर इफेक्ट होता है जिसको हम कंसीडर नहीं करते। तो प्रेशर के इस केस में हम प्रेशर का कोई इफेक्ट लर्न नहीं करेंगे। बात खत्म हुई, यानी कि ये चीज़ तो हमारी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी कि हम सॉल्यूट क्या ले रहे हैं? गैस ले रहे हैं। किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? उसमें वही फैक्टर्स ले लेते हैं, तीनों फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। नेचर ऑफ द सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब वही लाइक डिसॉल्व बाई की बात करेंगे हम, यानी कि हर एक गैस हर एक लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल हम ले गए हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसें हैं, वाटर में बहुत कम आपकी डिसॉल्व होती हैं लेकिन अल्कोहल में इजीली डिसॉल्व होती हैं वो। इसी तरह से CO2, अमोनिया, HCl जैसी गैसें हैं, वो क्या होती हैं? अपनी वाटर में बहुत इजीली डिसॉल्व होती हैं लेकिन अल्कोहल में बहुत कम डिसॉल्व होती हैं। तो आपकी सॉल्युबिलिटी किस बात पे डिपेंड कर रही है कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। क्लियर? टेम्परेचर का इफेक्ट वही ली शैटेली प्रिंसिपल से देख लेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस गैस के केस में क्या होता है? इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। तो हम मेन बात किसकी करेंगे? इफेक्ट ऑफ द प्रेशर की बात करेंगे। देखिए इफेक्ट ऑफ द प्रेशर को हम समझने की कोशिश करें और इसको बेटा ध्यान से समझना सब लोग। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक छोटा सा एक क्लोज कंटेनर या एक बीकर ले लेते हैं। ठीक है, या हमने कोई लिक्विड भर दिया है, ठीक है, सॉल्वेंट डाल दिया हमने, ऊपर यहाँ हमने कोई पिस्टन लगा दिया है, ठीक है, और इसमें हमने कोई गैस भर दी है। गैस हम दूसरे कलर से ले लेते हैं। देखो गैस के कुछ पार्टिकल्स तो क्या हैं? ये जो लिक्विड है इसमें डिसॉल्व हैं और कुछ पार्टिकल इस लिक्विड के ऊपर है, इस तरह से। यानी कि क्या हो रहा है? गैस के कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? सॉल्वेंट में, यानी कि ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है इसमें डिसॉल्व हो रहे हैं और कुछ पार्टिकल इस ये जो लिक्विड सरफेस है इसको छोड़कर ऊपर इसकी सरफेस के ऊपर आ रहे हैं। क्लियर? एट द टाइम ऑफ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होगा बताओ? रेट ऑफ द गैस पार्टिकल्स लीविंग फ्रॉम द सोल्यूशन इज इक्वल टू द एंटरिंग इन द सोल्यूशन। दोनों रेट बराबर हो जाएगी। जैसे हमने सॉलिड के केस में बताया था आपको, रेट ऑफ द डिसॉल्यूशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। तो इस केस में किसकी रेट? वो जो पार्टिकल गैस के जो एंटर हो रहे हैं उनकी रेट और जो पार्टिकल इस गैस के लिक्विड को छोड़कर ऊपर आ रहे हैं उसकी रेट बराबर हो जाएगी। तो वो क्या होगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं? इस पर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पर एक देखो दूसरी बात करते हैं। एक सेम ये कंटेनर बना रहे हैं,
हम ये प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, पिस्टन को नीचे लेके आ रहे हैं। जब हम यहाँ तक तो लिक्विड था ये आपका, हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, देखो तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, ये जो पार्टिकल है गैस के, ये क्या होगा, इसकी सरफेस को प्रेस करेंगे, इसकी सरफेस पर प्रेशर बनाएंगे। जब सरफेस पर प्रेशर बनाएंगे तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं वो आपका ये जो सॉल्वेंट है, ये जो लिक्विड है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घुल जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हम ये कह सकते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये गैस में ज़्यादा से ज़्यादा एंटर हो जाएंगे। ये पार्टिकल गैस में एंटर होने का मतलब क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। इसका मतलब हम अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस सब को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था हेनरीज, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जिसको हम हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं। तो हम इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेनरीज लॉ, ये समझ आ गया आपको बहुत अच्छे से। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है, क्या कहेगा, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज, और हम ये कह सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर या प्रेशर पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड is directly proportional to the solubility। समझ में आ गया, हमने जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती चली जा रही है। ये हेनरीज ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसी को हम दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, इसको तरफ कर दें बच्चों, देखो हम इसी को दूसरे वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड is directly proportional to the mole fraction of गैस। यानी कि अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो गैस का जो लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। मोल फ्रैक्शन अगर गैस का लिक्विड के अंदर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है। इसी को ही हमने ऐसे लिख सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X। प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो P इक्वल टू KH इंटू एक्स। KH को क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर, इसका क्या देखो क्या यूटिलिटी होती है ये हम देखते हैं। अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, देखो प्रेशर जब हमने कांस्टेंट रखा है तो क्या होगा, अगर मैं x को बढ़ाती हूँ तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। P तो मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है ना, x का मतलब x बढ़ाने का मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। कब बढ़ेगी, जबकि KH डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर मैंने गैस ले ली है, उस गैस पे प्रेशर कांस्टेंट रखा है, अलग अलग टेम्परेचर्स पर मैं KH की वैल्यूज़ निकालने जा रही हूँ। अलग अलग टेम्परेचर पर मैंने जब वैल्यूज़ निकाली तो जिस टेम्परेचर पर उसकी वैल्यू सबसे कम आती है KH की वैल्यू, तो उस टेम्परेचर पे क्या होगा, पर्टिकुलर उस गैस की आपका x का मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो अलग अलग गैस की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर होगी, हम इस KH से निकाल सकते हैं। क्लियर ये बात, ठीक है। अब हम एक ग्राफ और खींच लेते हैं। देखो बच्चों, ग्राफ किस किस के बीच में, P और X के बीच में खींच लें। यहाँ मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, यहाँ पार्शियल प्रेशर ले लेते हैं, तो कैसा कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह से। जैसे जैसे P बढ़ेगा X की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर, ठीक है। ये हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके कई सारी आपकी यूटिलिटी हैं, कई एग्जांपल्स हम इसको देख सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में भी लेते हैं इसके एग्जांपल। जिसमें जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम बात करें, अपना कोका कोला की जो बोटल्स होती हैं उसमें अपना क्या होता है, CO2 गैस भरी हुई रहती है, हाई प्रेशर पे गैस भरी हुई रहती है। आप उसको देखते हैं ना, जैसे आप उसका कॉक खोलते हैं तो क्या होगा, एकदम से बबल्स के साथ निकलते हैं।
तो बबल्स के साथ क्या निकल रही है, वो CO2 निकलती है। यानी कि जब हम कोका की बॉटल पैक करते हैं तो CO2 को हाई प्रेशर पे उसमें पैक करते हैं, तो CO2 की प्रेशर जैसे हाई करेंगे तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसमें वो डिजॉल्व रहती है। जैसे हमने उसका कॉक खोला, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो वो बबल्स के साथ बाहर आ जाती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, ये अपने पानी के अंदर जब जाते हैं तो क्या होगा, पानी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपकी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं वो उनकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण उनके ब्लड में क्या होता है, वो जो गैसेस हैं वो इजीली डिजॉल्व हो जाएंगी। हाई प्रेशर पर डिजॉल्व हो जाएंगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी, जब वो ऊपर आते हैं सरफेस पर। जब वो सरफेस पर आएंगे तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉलिबिलिटी डेफिनेटली डिक्रीज होगी गैसेस की। तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसी गैसेज हैं, जैसी उनकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है तो ब्लड में क्या होते हैं, वो बबल्स बनाते हैं। इसके कारण ये बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बैंट कहते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लें, ये तो हमने पानी के अंदर ले लिया, जैसे क्लाइंबर्स होते हैं। अब हम ऊपर की बात कर लें, क्लाइंबर्स वगैरह जब होते हैं पहाड़ों पे जाते हैं, वहाँ क्या होता है, प्रेशर बहुत कम होता है। जब प्रेशर बहुत कम है तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में डिक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन की जो सॉलिबिलिटी है वो हमारे ब्लड में क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जब ज़्यादा वीकनेस आ जाती है तो उसको हम कहते हैं एनॉक्सिया। ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। क्लियर? तो यहाँ ये तो हमारे कुछ आपके एग्जाम्पल्स हो गए। एक हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो इजीली आपको समझ में और आ जाएगा। आपकी बुक से ही ले लेते हैं, एनसीईआरटी की बुक से ही। आपका इंडेक्स क्वेश्चन है, देखिए 2.6। इसमें आप देखिए, मैं इसको रीड कर देती हूँ फटाफट। H2S, a toxic gas with rotor-like smell, is used for the quantitative analysis. If the solubility of the H2S in water at STP, STP का मतलब समझते हैं ना बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड द प्रेशर। टेम्परेचर क्या है, 273 केल्विन। प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक, जिसका मतलब, ठीक है। If the solubility of the H2S in the water at STP is 0.195 मोलैलिटी, यानी कि मोलैलिटी हमको दे रखी है 0.195। क्लियर? कैलकुलेट द हेनरीज कांस्टेंट, हमें निकालना क्या है, KH की वैल्यू निकालनी है। पहले तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, KH इक्वल टू क्या होता है बेटा, या हम ये बोले पहले P इक्वल टू KH इंटू एक्स होता है। KH निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P अपॉन एक्स। P तो हमें मालूम है 1 एटमॉस्फेयर, हमें निकालना क्या है, एक्स। एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मोल्स चाहिए किसके, सॉल्यूट के, H2S के चाहिए और वाटर के भी चाहिए। ठीक है, तभी तो मोल फ्रैक्शन निकल पाएगा। तो हम पहले देखिए मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखें। मोलैलिटी तो हमें दे ही रखी है 0.195 है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। मोल्स ऑफ द सॉल्यूट का मतलब H2S अपॉन क्या होगा, 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट या 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल्स ऑफ द H2S कितना आ गया, देखिए H2A के मोल्स कितने आ गए, 0.195। हमें क्या निकालने हैं, वाटर के मोल्स निकालने। वाटर के मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राम्स कितना है हमारे पास, 1000 ग्राम है, अपॉन 18, मॉलिक्यूलर मास उसका कितना होता है 18, कितना हो जाएगा 55.55। मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, मोल फ्रैक्शन के लिए किसका, एक्स, H2S का कैसे निकालेंगे, 0.195 अपॉन, दोनों को जोड़ दें, 195 प्लस 55.55। ठीक है, तो ये करीब आ जाता है हमारे पास। मोल फ्रैक्शन आता है, देखिए बच्चों 0.0035। अब तो कुछ नहीं करना हमें, P अपॉन एक्स है, इसको तो देखो रब कर दें यहाँ तक। तो KH इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 0.0035, यही तो होगा। अब इसको कर लें अपन, तो हमारे पास आ जाता है 285, किस में आएगा, एटमॉस्फेयर में। बस ये खत्म। इतना सा न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को समझने के लिए पहले थोड़ा सा उसको पढ़ लिया करो, उसमें क्या पूछा जा रहा है वो देख लिया करो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, सॉलिबिलिटी क्या होती है ये सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।